नमस्कार, देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे भारत और पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। रक्षा सहयोग, सामाजिक सुरक्षा संधि और जाम साहेब ऑफ नावनगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया संवाद और कूटनीति का भारत का संदेश। यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट के जल्द हल पर दिया जोर। कहा, रणभूमि में नहीं निकल सकता कोई समाधान। मासूम लोगों की मौत को बताया पूरी मानवता के लिए चुनौती। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों के हल पर भारत की बताई बड़ी भूमिका। भारत के लोकतंत्र की दिल खोलकर की सराहना। द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर भी दिया बल। पोलैंड से यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पहली बार यूक्रेनी धरती पर होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का आगमन। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद डॉक्टरों के संगठन FAIMA ने देश भर में हड़ताल वापस लेने की घोषणा। दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर्स काम पर लौटे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। पूछा, अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले कैसे हुआ पोस्टमार्टम। पूर्व प्राचार्य संदीप घोष समेत 5 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट की निचली अदालत से मिली अनुमति। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर लड़ेंगी आगामी विधानसभा चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। भाजपा ने बताया एक्सपायर्ड गठबंधन। कांग्रेस से अनुच्छेद 370 पर रुख साफ करने की मांग की। झारखंड, राजस्थान, यूपी और दिल्ली पुलिस के संयुक्त अभियान में अलकायदा का बड़ा नेटवर्क का पर्दाफाश। 14 आतंकी लिए गए हिरासत में। भिवाड़ी, रांची और अलीगढ़ में 15 स्थानों पर की छापेमारी। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी का काफी व्यस्तता भरा दिन रहा। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की तो गुमनाम सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी के फैसले का ऐलान किया तो कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि किसी भी संघर्ष का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, बल्कि संवाद और यानी कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही समाधान निकलेगा। वार्सो जैसे खूबसूरत शहर में गर्मजोशी भरे स्वागत, भव्य आतिथ्य सत्कार और मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं प्रधानमंत्री टूस्क का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष महत्व रखता है। आज 45 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड का दौरा किया है। पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार्सा की चांसलरी में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बाद में उन्होंने पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई, जिसमें राजनीतिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने यह दृढ़ विश्वास भी व्यक्त किया कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता है। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए
गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अगले साल जनवरी के महीने में पोलैंड यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया है कि पोलैंड के सहयोग से भारत और ईयू के संबंधों को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार वर्तमान समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड बैंक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी साझी प्राथमिकता के विषय हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक दूरी, भिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व भारत की सराहना करता है क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने वीजा जैसे मुद्दों का समाधान मिलकर निकाले जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के साथ संबंधों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम वीजा की प्रणाली को बेहतर करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज मैं काफी सकारात्मक हूँ। मुझे लगा कि आपसी जो हमारी बातचीत हुई और जिस तरीके से हमने अपने सोच विचार एक दूसरे के साथ साझा किए, तो उससे हमारी समझ जो है वो काफी बड़ी है, न सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में लेकिन और बाकी बहुत जो क्षेत्र है उनके बारे में भी। प्रधानमंत्री जो है वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है पोलैंड के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए। अपने दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर भी जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो इनपुट के साथ वार्सा से अरुण कुमार और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कबड्डी भारत के साथ साथ पोलैंड में भी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री से पोलैंड की कबड्डी टीम के कप्तानों ने मुलाकात की। पुरुष टीम के कप्तान माइकल स्पिग्सको और महिला टीम की कप्तान एना कैलबर्जिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीक स्वरूप टी-शर्ट भेंट की। प्रधानमंत्री ने पोलैंड में उन लोगों से बात की जिन्होंने भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत के विषय में गहन अध्ययन किया है। इन लोगों को भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान है। हम बहुत ही खुश हैं कि 40 वर्ष के से ज़्यादा के बाद फिर भारत के प्रधानमंत्री आ गए और वही प्रधानमंत्री जिन्होंने उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का स्थापना की और जिससे भारत की संस्कृति का
दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है। आज के मिलन के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि प्रधानमंत्री बहुत ही इस पर ध्यान देते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की प्राचीन चिंतन जो है वो हमारे विश्व में बढ़ जाए। और हमसे उन्होंने ये कहा कि हम इस सेवा में हमको कोशिश करना है कि लोग ज़्यादा जान लें, न सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि वह यही सांस्कृतिक पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में है। ये इस पर हमने प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया और हमसे आखिर में हमसे कहा कि आप कोशिश कीजिए कि भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान और चिंतन लोग जान लें, समझ लें अच्छी तरह से। ये तथाकथित इंडोलॉजिस्ट का कर्तव्य है। पोलैंड यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात की। इस दौरान निवेश और तकनीक को लेकर बातचीत हुई। पोलैंड के व्यवसायियों ने कहा कि बीते सालों में भारत तेजी से बनता सुपर पावर है। ऐसे में स्वास्थ्य, IT सहित हर एक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। First of all, it's a great honor to be here in Poland with the presence of Mr. Modi in my country. I can say that first impression is that Mr. Prime Minister is very friendly and very warm person. So I'm really right now very excited and proud that I could represent our capital group here in this meeting. As a foreign company in India, we can see a lot of changes which happened in the last few years when this government was running, which are really helpful for us to invest in India. And we see that upcoming years are very promising years for India and Poland. So I hope our relation will be more tight. First of all, I must say I'm very honored and privileged to be here. We talked about the values in leadership, trust in particular, at the pace that India is growing. So we are happy to be there to invest and take the opportunity to have such a great talent pool in India as we operate in new technology, IT industry, especially in life science and healthcare sector. So I'm more than thrilled to invest in India. We also discussed about potential investments, responsibilities, and how India is becoming one of the superpowers, top 5 and probably top 3 in foreseeable future as far as economy. So as they say, with great power comes great responsibility, and it seems that India is taking this responsibility very seriously by also influencing not only locally but in our region and effectively in the world. So I took the opportunity to express the gratitude for really becoming one of the global leaders. केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को शिल्प दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए INA से दिल्ली हाट में चल रहे शिल्प दीदी महोत्सव का दौरा किया। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने शिल्प दीदियों से बातचीत की और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को जाना और समझा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये महोत्सव शिल्प दीदियों को अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने और अपने हस्तशिल्प निर्माण के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक अनूठा मंच प्रदान करता है। हमारी दीदी लाखपति कैसे बने, उसके लिए डिजिटल ट्रेनिंग दी गई और डिजिटल ट्रेनिंग के बाद अब ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू हुई है। खुशी की बात है कि जब मैंने कहा कि इसमें कौन दीदी है करोड़पति, क्योंकि ये सब लाखपति हो गई, तो ये करोड़पति
इसमें से सारी दीदियों ने हाथ उठाया, शिल्पी दीदी, कि ये करोड़पति बनने की उम्मीद है इन्हें, क्योंकि इसलिए नहीं, कोई शब्दों में नहीं, ये प्रयास कर रही हैं, विदेश माल भेज रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, एक्सपोर्टर बनी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां एक और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी ओर ये चुनाव घाटी के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की एक उम्मीद भी है। डालते हैं एक नजर घाटी में चुनाव को लेकर हो रही गतिविधियों पर। जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने दावा किया कि कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चुनाव निकाय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजीव कुमार ने विधानसभा चुनावों के दौरान फर्जी बयानों से निपटने के लिए ईसीआई की तत्परता पर भी प्रकाश डाला। जितनी भी इंतजाम है उसको फेयर और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कराएंगे। ये जो आरओज हैं, जो डीओज हैं, उनके ऊपर में इस बात पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। जेएनके में लोगों में चुनाव में भाग लेने का भारी उत्साह है। ऐसे हमें वहां गए थे तब भी पता लगा था, ऐसी अब नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू हो गया उससे भी पता लगता है। हम और हमारे सारे ऑब्जर्वर इस बात को फैसिलिटेट करेंगे कि जो जिस जगह में फ्रीली वोट देना चाहते हैं वो वहां वोट दे। घाटी में आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पिछले चुनाव के मतदान आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। उन क्षेत्रों की पहचान की गई जहां महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत काफी कम था। इस संबंध में महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला चौपालों का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के बारे में उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी दी गई। नारी शक्ति चौपाल यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसके तहत पूरे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट दोनों की महिलाओं को यहाँ पे एकत्रित करके उन्हें स्वीप एक्टिविटी के बारे में बताया गया, जिसके तहत उनको अवेयर किया गया कि हर एक वोट जो है वो कितना कीमती है। इनको हमने सेंसिटाइज किया कि फर्दर ये खुद भी वोट डालें और फर्दर अपनी सोसाइटी में जिन जिन वर्गों से ये जुड़े हुए हैं उनको भी ये सेंसिटाइज करें कि वोट देना बहुत ज़रूरी है। और जो 25 सितंबर 2024 को जो रियासी में वोटिंग होगी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, खुद भी और आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो बाहर निकल के वोट देने जरूर आए। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए अलग अलग दलों की दहलीज पर पहुंच रही है। कांग्रेस ने चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला व अन्य नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जहां एक और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर ये चुनाव घाटी के लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की एक उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काशी विश्वविद्यालय के वैदिक विज्ञान केंद्र में महाकुंभ 2025 के पहले संवाद कार्यक्रम कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। महाकुंभ अमूर्त संस्कृत धरोहर, भारतीय दर्शन और परंपरा में वैश्विक शांति के सूत्र की थीम पर आधारित इस गोष्ठी में देश दुनिया के दर्जनों विद्वान शामिल हुए। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग और इंडिया थिंक काउंसिल की ओर से 2025 के महाकुंभ से पहले देश के 25 और विदेश के 7 महानगरों में कुंभ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। गोष्ठी के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को कुंभ कॉन्क्लेव में संस्थागत भागीदार के रूप में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। भारत के सबसे प्रतिष्ठित संवादों में से एक माने जाने वाली कुंभ कॉन्क्लेव की शुरुआत 2019 के प्रयागराज कुंभ के दौरान प्रयागराज कुंभ मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से शुरू किया गया था।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के विरोध में वाराणसी शहर के कई धार्मिक संगठनों, प्रमुख व्यापारियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से भारत सरकार से मांग रखी गई कि बांग्लादेश के हिंदुओं के हितों की रक्षा हो। ये रैली वाराणसी के शहीद उद्यान से शुरू होकर भारत माता मंदिर पर समाप्त हुई। जिस तरीके से जिस बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया हो, आज उसी बांग्लादेश के हिंदुओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, हमारी बहनों को से बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी दुकानें, हमारे घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को नौकरी से निकाला जा रहा है, पूरे भारत में जिस तरीके से जन आक्रोश है बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, वहाँ के लोगों के खिलाफ, हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उनके जान माल की, उनकी धन संपत्ति की और उनके प्राण रक्षा उनकी होनी चाहिए। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में आज हम बनारस के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे भाजपा के पदाधिकारी, विचार परिवार के लोग, आम जनमानस, माताएं बहनें, सभी जनप्रतिनिधि और बनारस के आम लोग आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके विरोध में एक भारी संख्या में आक्रोश रैली निकालने का काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के वाराणसी से रैली निकाली गई और यह सूचना दिया गया कि इस प्रकार से अब बर्बरता सहन नहीं होगी। हम लोग बांग्लादेश में हुए अत्याचार के विरोध में हिंदुओं के समर्थन में ये हम लोगों ने रैली निकालने का प्रायोजन किया है। शांति रूप से हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार में अपना जन आक्रोश निकालें। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी बहन बेटियों की जो भी सुरक्षा हो सके, हमें हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए सुरक्षा प्रदान करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निर्देश दिया है कि वो एमएसएमई के लिए उपयुक्त तैयार हों। साथ ही बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और स्थानीय संपर्क का भी लाभ उठाएं। उदयपुर दौरे पर वित्त मंत्री ने पश्चिम मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन और उनके प्रायोजित बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने उदयपुर में मार्बल क्लस्टर की एमएसएमई इकाइयों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सिडबी और मार्बल एसोसिएशन के बीच MOU भी हुआ। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार जुलाई के बजट में हमने एमएसएमई क्षेत्र को बजट में प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जहां भी एमएसएमई का क्लस्टर है, वहां हमारी सरकार की इच्छा ये है कि बाकी सब बैंक भी रहे मगर सिडबी जरूर रहे, क्योंकि बाकी सब बैंकों में अनुभव ये आता है कि वो बड़े बिजनेस का फंडिंग करते हैं, उनसे तालमेल रखते हैं, इसीलिए उनका बिजनेस साइकिल वो समझ सकते हैं, बड़े बिजनेसेस का। इसीलिए जब फाइनेंसिंग करना है, वो बिजनेस साइकिल इनके बहुत अच्छा परिचय रहता है उस विषय में, इसीलिए उसी साइकिल के मुताबिक उनका लेंडिंग पैटर्न और उनका वर्किंग कैपिटल एलोकेशन ये सब होता रहता है। सो बहुत सारे चर्चा के बाद इस बार बजट में हमने एमएसएमई के लिए 8 ऐसे बिंदु हमने प्रपोजल के नाते सामने रखे जो एमएसएमई मिनिस्ट्री चलाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एमएसएमई क्षेत्र की मजबूती पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्षेत्र है जहां विकास की ढेरों संभावनाएं हैं। इसके अलावा ये बड़े रोजगार सृजन का भी केंद्र है। समाज का सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं जो किसी तरह से फांके चलने की स्थिति में है और उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो चाहे हमारा सिडबी हो या अन्य बैंक के लोग हो या हमारे एमएसएमई के लोग हों, उन लोगों को माइक्रो के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए और जो लिमिट है बैंक का अमाउंट का, वो लिमिट को उनके अनुसार डाउन से डाउन भी कर करके उनको प्रोत्साहन करने चाहिए।
केंद्रीय मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार भाजपा की आक्रोश रैली से डर चुकी है। आक्रोश रैली को विफल करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। हम झारखंड की जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह अन्याय की अति है, यह जुल्म की पराकाष्ठा है। और मैं हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं, एक डरा हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी हरकतें कर सकता है। डरा हुआ मुख्यमंत्री, उनको पता है कि अब उनकी विदाई करीब आ गई है। उनसे ना तो झारखंड संभल रहा है और ना पार्टी संभल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के निमंत्रण पर वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय ने राजनाथ सिंह की एक तस्वीर साझा की है। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह 23 से 26 अगस्त तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अपने अमेरिकी समकक्ष सचिव ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सहारनपुर का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को जनता और प्रशासन के साथ आपसी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने भगवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT परिसर में आयोजित रोजगार मेले में 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित पात्रों को 30 करोड़ रुपयों का ऋण भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर तीसरे महीने इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन होगा। साथ ही सरकार ने 10 लाख MSME यूनिट लगाने का भी निर्णय किया है, जिससे प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज जिन नौजवानों को यहाँ नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, ऐसे 5000 नौजवान, ये तो एक शुरुआत है। हमने कहा है हर तीसरे महीने इस प्रकार के रोजगार मेले लगने चाहिए। हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है और वह निर्णय है 10 लाख नई MSME यूनिट लगाने के लिए। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख रुपए का लोन ब्याज से मुक्त देने की व्यवस्था किसी भी नौजवान को देने के लिए बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। 50 लाख नौजवानों के लिए रोजगार की संभावना आसानी से दे सकते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने राजद के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में श्याम रजक राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव के पद पर कार्यरत थे। श्याम रजक ने अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों कारणों का हवाला दिया है। अपने इस्तीफा पत्र में श्याम रजक ने राजद और लालू यादव पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में हमला बोला। श्याम रजक के इस्तीफे को राजद के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। दलित समुदाय से आने वाले श्याम रजक की पैठ राजधानी पटना सहित कई जिलों में देखी जाती रही है। इस्तीफे के बाद श्याम रजक ने कहा कि उनके लिए सभी राजनीतिक दरवाजे खुले हुए हैं। दल से जब मैं इस्तीफा दे दिया, अब मेरे सामने दरवाजा खुले हुए हैं। अब सबसे बात हो सकती है। मेरे सामने 2 ही विकल्प है, या तो संन्यास ले लूं या जो हमारा अधूरा काम है, फुलवारी के जनता का ऋण जो है उसका चुकता करूं, और जो दलितों की लड़ाई में शुरू से लड़ता रहा हूं, नौजवानों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, उस दलितों के जो हाशिए पर हैं उसकी लड़ाई लड़ करके उसको हम कुछ अगर आंसू भी हम अगर पोंछ पाए तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सिद्ध हुआ। सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश सीमा से एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। उत्तर बंगाल फ्रंटियर के जलपाईगुड़ी सेक्टर के अंतर्गत BOP चांगरा बांडा के सीमा प्रहरियों ने एक बांग्लादेशी नागरिक मसूद रहमान तब गिरफ्तार किया जब वह बांग्लादेश से भारत की सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। मसूद रहमान की तलाशी में एक मोबाइल फोन मिला। बांग्लादेशी नागरिक को फोन के साथ पुलिस स्टेशन
मेखलीगंज को सौंप दिया गया है। अनियमित मानसून के बावजूद भारत की आर्थिक गति बरकरार है और आर्थिक समीक्षा में 6.5 से 7.0% की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान सही जान पड़ता है। वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। जुलाई की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 4 महीनों में अपनी गति बनाए रखी है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2024 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की। मासिक आर्थिक समीक्षा में भारत की आर्थिक वृद्धि बरकरार है। टैक्स बेस में वृद्धि और निरंतर आर्थिक गतिविधियों के कारण वित्त वर्ष 2025 के पहले 4 महीनों में जीएसटी संग्रह में वृद्धि देखी गई। अप्रैल जुलाई अवधि में कुल जीएसटी कलेक्शन 7.4 लाख करोड़ रुपए हुआ। अप्रैल जुलाई की अवधि में ई वे बिल की संख्या में भी दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई। देश में औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पहली तिमाही में 5.2% पर रहा। वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बावजूद पहले 4 महीने में निर्यात में इजाफा देखा गया। सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जो कि मजबूत परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में परिलक्षित होता है। फिजिकल कंसोलिडेशन के गाइड पाथ को मजबूत राजस्व संग्रह और पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ाकर मजबूत आर्थिक प्रदर्शन द्वारा बनाए रखा जाएगा। वहीं वैश्विक मांग में सुधार और मजबूत घरेलू मांग से वित्त वर्ष 2025 जुलाई 24 तक में व्यापारिक निर्यात और आयात अपने पिछले वर्ष के स्तर को पार कर गए, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार 675 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिससे 11 महीने से अधिक के आयात को कवर किया जा सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2024 में घटकर 3.5% रह गई, जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। मानसून की स्थिति में भी सुधार हुआ है, जिससे खरीफ की बुआई का रकबा बढ़ा है। तिमाही शहरी बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6.6% पर स्थिर बनी हुई है, जो लेबर मार्केट इंडिकेटर्स के सकारात्मक संकेत को प्रदर्शित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के विरोध में वाराणसी शहर के कई धार्मिक संगठनों, प्रमुख व्यापारियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से भारत सरकार से मांग रखी गई कि बांग्लादेश के हिंदुओं के हितों की रक्षा हो। ये रैली वाराणसी के शहीद उद्यान से शुरू होकर भारत माता मंदिर पर समाप्त हुई। जिस तरीके से जिस बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया हो, आज उसी बांग्लादेश के हिंदुओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है, हमारी बहनों को से बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारी दुकानें, हमारे घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को नौकरी से निकाला जा रहा है, पूरे भारत में जिस तरीके से जन आक्रोश है बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, वहाँ के लोगों के खिलाफ, हमारे हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और उनके जान माल की, उनकी धन संपत्ति की और उनके प्राण रक्षा उनकी होनी चाहिए। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसके विरोध में आज हम बनारस के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे भाजपा के पदाधिकारी, विचार परिवार के लोग, आम जनमानस, माताएं बहनें, सभी जनप्रतिनिधि और बनारस के आम लोग आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसके विरोध में एक भारी संख्या में आक्रोश रैली निकालने का काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के वाराणसी से इस रैली निकाली गई और यह सूचना दिया गया कि इस प्रकार से अब बर्बरता सहन नहीं। हम लोग बांग्लादेश में हुए अत्याचार के विरोध में हिंदुओं के समर्थन में ये हम लोगों ने रैली निकालने का प्रायोजन किया है। शांति रूप से हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार में अपना जन आक्रोश निकालें। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी बहन बेटियों की जो भी सुरक्षा हो सके, हमें हमारी बहन बेटियों की इज्जत के लिए सुरक्षा प्रदान करें। भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह बीते 10 वर्षों में 3 गुना बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए हुआ है।
टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़कर 6% पर पहुंचा है, जो पहले 5.6% था। उन्होंने आगे कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करदाताओं की सुविधा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में 7.28 करोड़ ITR जमा हुए। इसमें से 4.98 करोड़ ITR प्रोसेस हो चुके हैं। तकनीक के विकास से मीडिया और मनोरंजन उद्योग में तेजी से बदलाव आया है। इससे क्रिएटिव माइंड को बड़ा कैनवास भी मिल रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तैयार करने का काम कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 को लॉन्च किया। इसके तहत विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट के लिए 25 चैलेंज की शुरुआत की गई है। दिल्ली में आयोजित इस लॉन्च के मौके पर सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू, प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी सहित उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि देश में क्रिएटिव इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे हमारी प्रतिभाओं को खूब मौका मिल रहा है। इस क्रिएटिव इकोनॉमी को भारत सरकार एनकरेज करती है और इसमें कई नए माध्यम भी निकल रहे हैं। हमें अब ये देखने की ज़रूरत है कि इस इकोनॉमी के लिए, क्रिएटर्स वर्ल्ड के लिए जो टैलेंट डेवलपमेंट या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कैसे डेवलप करें। हम लोग बहुत सीरियसली इस पे काम कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बने क्रिएटर्स के मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए, और एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, देश में कई जगह बने, अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इससे हो सकता है। हम लोगों ने कभी इंटरनल कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें अच्छे एस्टिमेट किए हैं कि अगर ढंग से इस प्रोग्राम को आगे ले जाया जाए तो बड़े आराम से 2 से 3 लाख के आसपास नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। राजधानी नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आधारित पुस्तक अंबेडकर के सपनों का भारत का विमोचन किया गया। इस मौके पर राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई नामचीन लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पुस्तक के लेखक बसंत कुमार ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर उनसे प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कृत संकल्पित हैं। जो डॉक्टर साहब की नीतियां थी, जो रिसर्च थे, जो उनके शोध थे, उसके बेस पे अब नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। और जो भी उनका है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप है, उसके बेस पे एक समृद्ध भारत का निर्माण हो सकता है। लेखक बसंत कुमार ने कहा कि उनकी पुस्तक में बाबा साहब अंबेडकर को देश का प्रथम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इस सवाल पर भी चर्चा की गई है। देश का दुर्भाग्य है कि अंबेडकर जैसा अर्थशास्त्री, दलित, कोलंबिया में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया। अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो जो गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी ने हरिजन में कई बार लिखा कि मेरा सपना तब पूरा होगा जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री दलित बनेगा। तो इसमें एक विवेचना ये है कि जब गांधी जी के पास एक रेडीमेड मटेरियल था, जो कि वायसराय काउंसिल का भी मेंबर लेबर था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा था कोलंबिया, तो उसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिल्ली की चाणक्यपुरी में स्थित PVR में श्रीकांत फिल्म की भारतीय सांकेतिक भाषा में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल और फिल्म निर्देशक तुषार हीरानंदानी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मौजूद दिल्ली NCR के बधिर समुदाय के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के बधिर बच्चे भी उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता शरद मुदगल की एक खास रिपोर्ट। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर देने की भारत सरकार की पहल के अनुरूप श्रीकांत फिल्म की भारतीय सांकेतिक भाषा में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल तथा फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने फिल्म श्रीकांत तथा भारत सरकार की इस पहल के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइन लैंग्वेज पे काफ़ी जोर दिया। साइन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट सेटअप किया दिल्ली में। RPWD एक्ट नया आया 2016 में, उसमें एक्सेसिबिलिटी पे बहुत जोर दिया गया।
सुगम्य भारत लॉन्च हुआ, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो उसमें सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं थी, बाकी बहुत सारे जो लाइफ स्किल्स, लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो सारे थे, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट्स हों, चाहे आपका मूवीज़ वगैरह हों, कि हर एक क्षेत्र में दिव्यांग लोगों को सेम एक्सेसिबिलिटी मिले, उनको भी वो चीज़ें एंजॉय करने का मौका मिले। इसलिए दिव्यांग कम्युनिटी से भी डिमांड बढ़ता गया कि जो मूवीज़ आ रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, बाकी बहुत सारे हैं, कि उस पर जो कंटेंट आ रहा है सभी लोग एंजॉय करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उन्होंने 15 मार्च 24 को गाइडलाइंस जारी किया है कि अगले 2 साल में जो भी मूवीज़ आएँ देश में, बाकी कंटेंट हो, वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। दिस इज़ वन ऑफ द रेयर मूवीज़ जो कि एक्चुअल दिव्यांग आदमी पे है, जो हाई अचीवर हैं, और जहाँ पूरा इकोसिस्टम है। हमारा मंत्रालय, यूनिकीज के लोग, T सीरीज़, मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मूवी के जो हीरो हैं और जो एक्चुअल उसके किरदार, मतलब जिस पे मूवी बनी है, सब लोग इकट्ठे आए और इसको साइन लैंग्वेज में भी किया है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो थिएटर विल हैव टू रन इट, तो उन बच्चों को ये पिक्चर देखने के लिए चांस मिलेगा। नहीं तो ये करके हमारा जो आपका और हमारा जो इनिशिएटिव विल हैव नो फ्रूट, जब तक ये लोग देखेंगे नहीं। तो दैट इज़ अनदर सपोर्ट दैट वी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू, सो दैट जब हम ट्राई करेंगे थिएटर ओनर को बोलने कि ये पिक्चर चलाइए, इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर अस, बट जस्ट दैट पीपल कैन सी, पीपल डिजर्व टू सी दिस फिल्म। वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन हु प्योरली have only one agenda point, to make everything accessible for the deaf community in sign language. Now that could be entertainment, sports, healthcare, education, pick a topic, and we want to make that accessible. इस मौके पर उपस्थित बधिर समुदाय के लोगों ने फिल्म का आनंद लिया तथा सरकार की इस पहल की सराहना की। मैंने मूवी देखी, काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये काफ़ी इंस्पिरेशन मूवी थी। अभी तो क्योंकि जो भी रहता था मूवी में रोल मॉडल की तरह है ये मूवी, हमें उससे देख के जीवन में अपने जीवन का बदलाव करने की प्रेरणा मिली है, और हम अपने आप को किसी भी मामले में कम नहीं समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, इंटरप्रेटर नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आता, एक लैंग्वेज का बैरियर महसूस करते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये मूवी देख के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। आज की जो मूवी देखी गई वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है, लेकिन अब जब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मिली, पूरा समझ आया कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा। हमने जो इसके लिए जो समर्थन किया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा, उन्हें जो भी हमारी हेल्प की और आगे के लिए भी बोला है कि जितनी भी मूवियाँ बनाएंगी उसमें भी सभी के लिए एक्सेसिबल रहेगा, साइन लैंग्वेज रहेगा। उसके लिए हम उसका सोशल जस्टिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत सरकार के दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। उम्मीद है कि इससे समाज का नज़रिया भी उनके प्रति बदलेगा। कैमरामैन शंभुनाथ के साथ मैं शरद मुदगल, DD न्यूज़, दिल्ली। झारखंड ATS ने झारखंड के हजारीबाग स्थित लोह सिंघना चौक से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आतंकी का नाम फैजान अहमद है। वह अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। 45 वर्षीय फैजान अहमद हजारीबाग में होलसेल का व्यापार करता था और अपनी पहचान छुपाकर आतंकी संगठन के लिए भी काम कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आतंकी फैजान अहमद को हजारीबाग ACJM कोर्ट में पेश किया गया। ATS की टीम अब उसे दिल्ली लाने की तैयारी कर रही है। एक अभियुक्त को लाया गया, उनसे पूछताछ की गई। उनको बेसिकली इंटेरोगेशन के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है ट्रांजिट रिमांड पर, ऐसी ही जानकारी है। उनसे पूछताछ की गई। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की पहली बैठक आज संसद भवन परिसर में हुई। ये बैठक करीब 6 घंटे तक चली। बैठक में वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर बिल के प्रावधानों पर अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया गया। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल JPC के अध्यक्ष हैं। 31 सदस्यीय समिति को इस विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। लोकसभा में यह विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल
23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। शुक्रवार को इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं भारत मंडपम में राष्ट्रपति इससे जुड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस ऐतिहासिक सफलता ने भारत को दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 3, 2, 1, 0। साल 2023 और तारीख थी 23 अगस्त। ये एक ऐसा अवसर था जब पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल था। 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वजह थी अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग। चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस मिशन ने भारत को चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना दिया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। ऐसे में यह न केवल जश्न मनाने का दिन है, बल्कि यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का भी दिन है। इसी क्रम में नई दिल्ली में भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम की थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा रखा गया है। कार्यक्रम में उच्च स्तरीय सत्र, इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाएगा। First National Space Day, so commemorating the success of soft landing of Chandrayaan 3 on the southern side of the moon, the India, the first nation to ever to do so. So while running up to that event, I have a program here in this museum. Pradhan Mantri Sangrayalaya came just to look at what they did to commemorate on the success of the moon mission. Happy to see the gallery. गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। विक्रम रोवर ने 23 अगस्त 2023 को शाम 6:30 बजे चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। चांद पर विक्रम लैंड हुआ और थोड़े इंतजार के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकला। इसी प्रज्ञान रोवर के जरिए चंद्रमा के कई रहस्य खुले। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट के पास 50 मीटर के दायरे में 23 जगहों से नमूने लिए। उन्होंने पाया कि सभी जगहों पर मिट्टी की संरचना एक समान है। ये जानकारी भविष्य के मिशनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। रोवर ने इस दौरान कई जानकारियां जुटाई, जिसमें महत्वपूर्ण खोज चांद के दक्षिणी ध्रुवीय तापमान में भारी बदलाव के बारे में थी। प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह इन सीटू की मौलिक संरचना की जांच की और उसके नमूने इकट्ठा किए। इस दौरान इसरो ने चंद्रमा की सतह पर एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की उपस्थिति का खुलासा किया। वहीं आगे के मापों से मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला है। वहीं हाल ही में चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के आंकड़ों से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अध्ययन के नतीजे पुष्ट करते हैं कि चांद की सतह कभी मैग्मा का महासागर थी। चांद की ऊपरी सतह हल्के खनिजों से बनी है, जैसा कि पहले से अनुमान था। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जो अर्ध ठोस होता है। मैग्मा थ्योरी के मुताबिक चंद्रमा का निर्माण 2 प्रोटोप्लैनेट के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ था। टक्कर के बाद बड़ा ग्रह पृथ्वी बन गया और छोटा ग्रह चंद्रमा बन गया। दोनों प्रोटोप्लैनेट की टक्कर की वजह से चंद्रमा बहुत गर्म हो गया, जिससे उसका पूरा आवरण पिघलकर मैग्मा महासागर में बदल गया। अध्ययन में कहा गया है कि जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था, तब वह ठंडा हुआ। कम घनत्व वाले FAN सतह पर तैरने लगे, जबकि भारी खनिज नीचे डूब गए और मेटल बन गया, जो कि सतह का ऊपरी हिस्सा यानी क्रस्ट के नीचे स्थित है। खास बात यह है कि प्रज्ञान रोवर में लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने ये जानकारी जुटाई है। बहरहाल मिशन की सफलता ने न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आज भी बंगाल की सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहा। भाजपा ने कोलकाता के स्वास्थ्य भवन का घेराव किया तो हड़ताली डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है तो देश के सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पूरे मामले में नाराजगी जाहिर की है। सीबीआई ने आज भी आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य से पूछताछ की तो सीआईएसएफ ने अस्पताल की सुरक्षा अपने हाथ में लेने का काम शुरू कर दिया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में भारी गुस्सा है। मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर डॉक्टरों के साथ कई संगठन भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। भाजपा की राज्य इकाई ने कोलकाता में स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। भाजपा ने पीड़िता को तुरंत न्याय दिए जाने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी आरोपियों को बचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। लगभग 21 लॉयर उनमें एंगेज किया गया है और वो जनता के पैसे से पश्चिम बंगाल के जनता के पैसे से वो लॉयर्स को भाड़े में लिया है। ममता बनर्जी ने अपना हमारा पिक पॉकेट करके ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कोलकाता रेप केस के जांच के सिलसिले में सीबीआई ने गुरुवार को भी पूछताछ की। वहीं इस मामले में सीबीआई को सियालदह कोर्ट से डॉक्टर संदीप घोष और 4 अन्य लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति मिल गई है। वहीं सीआईएसएफ के डीआईजी के प्रताप सिंह ने कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरजीकर अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। You can see we have already deployed. So you can guess from our deployment. You'll find us deployed in all the ships. Let us do our job. You'll find our people have come. We have deployed ourselves. इस बीच दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल के सहित देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अपील और निर्देश के बाद लिया गया है। माननीय मुख्य अदालत ने जो निर्देश दिया है, जो टास्क फोर्स बनाया है और आरजीकर इंसिडेंट के रिगार्डिंग जो उन्होंने माइन्यूटली डिटेल्स को देखा है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और लोग जल्द से जल्द अपनी जो भी ड्यूटी है हमारी उसको चालू करेंगे। एम्स दिल्ली के अधिकारियों ने अस्पताल में सुरक्षा ऑडिट की घोषणा की है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एम्स द्वारा 2 समितियां गठित की गई हैं। डॉक्टरों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है। डॉक्टरों की आंतरिक सहयोगात्मक सुरक्षा ऑडिट करने के लिए 15 सदस्यीय समिति बनाई गई। नॉट ओनली एट एम्स पर जो एम्स के आउटरीच कैंपसेस हैं, जैसे कि हमारे रूरल हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे डी एडिक्शन सेंटर है, नेशनल सेंटर ऑफ ये कैंसर इंस्टीट्यूट है, तो इन सारे एरियाज़ में मॉर्निंग टाइम में एंड एट नाइट पूरा देखा जाएगा कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी है। ये सारा इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट होगा। इस बीच पूर्व जज समेत समाज के 295 गणमान्यों ने ओपन लेटर लिखकर ममता बनर्जी से न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया गया है। इसमें कहा गया है कि पीड़िता के मां बाप को अपनी बेटी का शव देखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। इससे ज्यादा पीड़ादायी स्थिति और क्या हो सकती है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर भीड़ द्वारा हमले की भी पत्र में निंदा की गई है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो भाजपा ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं। एनसी अपने घोषणा पत्र में 370 लागू करने, स्वायत्तता लागू करने और पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कह चुकी है। भाजपा इन तमाम राष्ट्र विरोधी मुद्दों पर कांग्रेस से अपना रुख साफ करने की बात कह रही है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
एनसी के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की कि दोनों दलों के बीच गठबंधन तय हो चुका है और सीपीएम भी इसका हिस्सा है। हालांकि सीटों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। दोनों पार्टियों के बीच सहमति कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान बनी। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखते किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी को गठबंधन में शामिल किए जाने के सवाल पर यह कहकर बात टालने की कोशिश की कि किसी के लिए भी दरवाजा बंद नहीं है। भाजपा ने इसे एक्सपायर्ड गठबंधन बताते हुए राहुल गांधी से एनसी के संकल्प और 370 पर पार्टी का रुख साफ करने की मांग की है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी देश के जनता को बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है आर्टिकल 370 के बारे में, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जम्मू कश्मीर जनता को जो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार दिया गया वो वापस लेना चाहते क्या, जिन्ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ते क्या, बताना चाहिए। मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि हमें बता दीजिए, जम्मू कश्मीर की और देश की जनता जानना चाहती है 35A पर आपका स्टैंड क्या है। निर्दोषों की हत्या करने वाले आतंकवादियों पर, उग्रवादियों पर, जिनके हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में पाकिस्तान का झंडा व एजेंडा है, कांग्रेस का उस पर स्टैंड क्या है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार को जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली और वर्ष 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन, पाकिस्तान से बातचीत जैसे मुद्दों को शामिल किया है। भाजपा एनसी के घोषणा पत्र को राष्ट्र विरोधी बता चुकी है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों का समर्थन करेगी। हालांकि जब तक कांग्रेस इन मुद्दों पर अपना रुख साफ नहीं करती है तो गठबंधन के नाते भाजपा के वार का उसे सामना करना पड़ता रहेगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव होगा। उधर चुनाव प्रक्रिया को बेहतर और सुचारू बनाने के लिए चुनाव आयोग की पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पुलिस पर्यवेक्षकों, सामान्य पर्यवेक्षकों और व्यय पर्यवेक्षकों से कई मुद्दों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए।